हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से यूजीसी नेट की क्लास के लिए उपस्थित हुए हैं। इस क्लास में मैं आप लोगों को यूजीसी नेट पेपर 1 के जो बचे हुए यूनिट से उनका अध्ययन कराना शुरू करूंगा। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने यूनिट 1 से रिलेटेड जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड था उसका अध्ययन कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड का अध्ययन कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में अध्ययन किया, फिर आईसीटी के बारे में किया और फिर उसके बाद ईवीएस वाली क्लास में मैंने आप लोग को एनवायरनमेंट से संबंधित जो है क्लासेस उसको उपलब्ध कराया। अब जो है आपका हायर एजुकेशन वाला जो टॉपिक है, जो चैप्टर है वो बचा हुआ था और इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको भी कर लेना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग का ये जो यूनिट है इसको भी कंप्लीट करा दिया जाए। तो इस यूनिट को कंप्लीट कराने के लिए आप लोग की कुछ क्लासेस जो है रेगुलर चलेंगी जब तक ये यूनिट खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद फिर देखूंगा मैं आप लोगों का इस पेपर में डीआई वाला जो टॉपिक है उसको भी कराने का प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि डीआई से भी आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो फिक्स होते हैं और कभी कभी तो देखिए 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक ही क्वेश्चन में 5 दिए रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 2-3 आते हैं, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। एक क्वेश्चन करने से ही आपको अगर सही तरीके से आप कर ले जा रहे हैं तो आपका 5 क्वेश्चन में 10 नंबर मिल जाता है। अगर 3 भी आया तो आपको 6 नंबर मिल जाता है। तो डीआई को भी करना बहुत जरूरी होता है। तो आज की क्लास में देखिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले इस हायर एजुकेशन वाली क्लास में कि भारत में उच्च शिक्षा का विकास कैसे हुआ, यानी भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास। और सबसे पहले कहाँ से देखेंगे कि वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक किस प्रकार क्रम वाइज अपने देश में उच्च शिक्षा का विकास हुआ है और उसके दौरान क्या क्या चीजें की गई हैं। प्राचीन काल में हम लोग देखेंगे कि उच्च शिक्षा कहाँ कहाँ प्रदान की जाती थी, उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र कौन थे। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत मध्यकाल में देख लेंगे, मुस्लिम शासन काल में, और उसके बाद फिर हम ब्रिटिश काल में देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिशों के काल में अपने देश में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार से अपने देश में उच्च शिक्षा प्रणाली का इतिहास रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, हम लोग को क्या देखना है, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर का जो है हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली कहिए या उच्च शिक्षा प्रणाली की वो किस प्रकार से डेवलप हुई है। हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो देखिए हायर एजुकेशन शुरू कहाँ से होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई स्टूडेंट इंटरमीडिएट का एग्जाम पास करता है और उसके बाद आगे की पढ़ाई करना शुरू करता है, तो वहीं से आपका हायर एजुकेशन शुरू होता है। यानी आप लोग जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, इसमें एडमिशन कराते हैं, ये सब किससे रिलेटेड है? हायर एजुकेशन से। तो हायर एजुकेशन कहाँ प्रदान किया जाता है? विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों से रिलेटेड कॉलेजों में, कभी कभी तो विश्वविद्यालयों में भी प्रदान किया जाता है, उनके कैंपस में। तो इस प्रकार से ये कैसे डेवलप हुआ है, कैसे इस प्रकार से इस समय जो स्वरूप है हायर एजुकेशन का वो हमको दिखाई पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, उच्च माध्यमिक स्तर के बाद मौजूद शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े शिक्षण संस्थान उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के बाद, माध्यमिक शिक्षा के बाद जितने भी शिक्षण संस्थान शिक्षा से रिलेटेड होते हैं, जहां शिक्षा प्रदान की जाती है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। विश्वविद्यालयों की शिक्षा उच्चतर शिक्षा को सबसे बढ़िया तरह से प्रतिबिंबित करती है। यानी विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो बेहतर तरीके से उच्चतर शिक्षा के बारे में बताती है, उसको प्रतिबिंबित करती है, उसको इंगित करती है। एक ऐसी जगह जहां मानवीय विरासत से जुड़े और भविष्य के पथ निर्माण के लिए उपलब्ध सभी प्रकार के ज्ञान बसते हैं, जहां विचारों का अंकुरण होता है, रचनात्मकता से अभिप्रेरित दिमागों की एक दूसरे से अंतःक्रिया होती है, पहले से स्थापित हर प्रकार के सत्य के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाया जाता है, ताकि ज्ञान की खोज में कुछ कदम और आगे बढ़ा जा सके। उन जगहों का शिक्षा व्यवस्था में ढांचागत प्रारूप जो है विश्वविद्यालय है। यानी विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे क्या क्या किया जाता है
कि सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है, नए नए विचारों का अंकुरण होता है, रचनात्मकता दिखती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दिमाग आपस में अंतर्क्रिया करते हैं, सत्य के प्रति यहाँ आलोचनात्मक रवैया अपनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के कदम यहाँ पर उठाए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट के अंदर विभिन्न प्रकार का कौशल डेवलप किया जाए, उनको देश में समाज में बेहतर नागरिक बनाया जाए और वो देश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभा सके। तो इन्हीं सबको करने का काम कौन करता है? एक यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय। अब देखिए भारत में उच्चतर शिक्षा का इतिहास देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के स्रोतों से, साक्ष्यों से पता चला है कि अपने देश में जो शिक्षा प्रणाली थी वो वैदिक काल से विकसित हुई है। उसके पहले का प्रमाण किसी के पास नहीं है और न ही किसी प्रकार के साक्ष्य अभी तक प्राप्त हुए हैं। तो जो साक्ष्य हमें मिले हैं उन साक्ष्यों में वैदिक काल से ही शिक्षा प्रणाली के बारे में जानकारी मिली है। देखिए प्राचीन भारत में विकसित हुई शिक्षा को वैदिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इनका परम लक्ष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति थी, ताकि सांसारिक बंधनों से परे किसी अमूर्त सत्ता का सानिध्य हासिल किया। यानी उस काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसका मेन मकसद क्या होता था? आत्मज्ञान की प्राप्ति, यानी सेल्फ नॉलेज उस समय का लक्ष्य होता था। इसका मतलब क्या होता था? सांसारिक बंधनों से किस प्रकार से मुक्ति पाई जा सकती है, किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इसी के लिए उस समय शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो उस समय की शिक्षा प्रणाली थी वो देखिए पूरी तरह से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के आधार पर थी, यानी गुरुओं के आश्रम में जाकर छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। और यह पूरी तरह से देखिए अध्यापक केंद्रित प्रणाली थी, यानी इसमें स्टूडेंट की मर्जी से कुछ भी नहीं होता था, बल्कि किसकी मर्जी से होता था? टीचर्स, गुरुओं की मर्जी से। इसमें छात्रों को देखिए कठोर अनुशासन और अपने शिक्षक के प्रति उसे कुछ दायित्वों के अधीन रहना होता है, यानी कठोर अनुशासन में रहते थे और उनका अपने टीचर, अपने गुरुओं के प्रति दायित्व होता था और उसी को वो निभाते थे और उसी के अधीन रहते थे। प्राचीन साहित्यों जैसे वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों आदि का ज्ञान हमें प्राचीन ऋषियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसी क्रम में देखिए संसार का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय लगभग 700 ईसा पूर्व तक्षशिला में स्थापित किया गया था और उसके बाद फिर एक और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो है 4वीं शताब्दी में शामिल किया गया था। यानी ये देखिए ईसा पूर्व नहीं होगा, 4वीं शताब्दी ईस्वी होगा। ठीक है, तो 4वीं शताब्दी ईस्वी में यह स्थापित किया गया। कई भारतीय विद्वान जैसे देखिए चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि, वात्स्यायन आदि ने गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, वास्तुकला, ललित कला, यांत्रिक प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में ज्ञान के उद्गम और वृद्धि में योगदान दिया। यानी ये विभिन्न प्रकार के विद्वान थे जो अपने देश के महान व्यक्ति थे। इन लोगों ने शिक्षा के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसी ने गणित के क्षेत्र में, तो किसी ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, तो किसी ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, किसी ने ज्यामिति के क्षेत्र में, किसी ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, किसी ने वास्तुकला, ललित कला, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में इन विद्वानों के द्वारा योगदान दिया गया। भारतीय शिक्षा प्रणाली ने जहां प्राचीन संस्कृति का संरक्षण किया और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया, वहीं सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक मूल्यों की भावना का भी संचार किया। यानी उस काल की जो शिक्षा प्रणाली थी उसने प्राचीन काल की जो संस्कृति थी उसका संरक्षण किया, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया, उसके साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक मूल्यों को भी बेहतर तरीके से विकसित किया और उनका संचार किया। भारतीय शिक्षा परंपरा में आत्मज्ञान के लिए शिक्षा, गुरु और शिष्य का पिता तुल्य संबंध, शिक्षा काल में ब्रह्मचर्य पालन का, तपस्या में जीवन, निःशुल्क शिक्षा तथा बौद्धिक स्वातंत्र आदि भावों की प्रधानता थी। यानी उस समय गुरु शिष्य संबंध बहुत बेहतर हुआ करते थे, पिता पुत्र के संबंधों के समान होते थे। उस काल की शिक्षा में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था,
उनका जीवन पूरी तरह से तपस्या वाला जीवन की तरह होता था। शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी और बौद्धिक स्वातंत्र होता था। स्टूडेंट अपने तरीके से सोच सकते थे, बुद्धि का उपयोग करके अपनी शिक्षा को प्राप्त करते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली देखिए दुनिया की सभी शिक्षा प्रणालियों के लिए, विशेष रूप से एशिया और यूरोप के लिए प्रेरणा स्रोत बनी थी। यानी अपने देश की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में विकसित हुई है और खास करके एशिया और यूरोप के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ के विश्वविद्यालयों में विदेशों से भी छात्र अध्ययन के लिए आते थे। यानी भारत में जितने विश्वविद्यालय थे वहाँ पर विदेशों से भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया करते थे। बौद्ध धर्म के आगमन के दौरान जब अपने देश में देखिए महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, बौद्ध धर्म जब अपने देश में फैला तेजी से, तो उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए सारनाथ विश्वविद्यालय अधिगम का एक बड़ा केंद्र बन गया। यानी सारनाथ में जो है विदेशी लोग ज़्यादा आया करते थे और बौद्ध धर्म का अध्ययन करते थे। इसके अलावा देखिए जो अजंता है वहाँ पर भी देखिए कला, वास्तुकला एवं चित्रकारी के बारे में लोगों को जानकारी मिलती थी और एक महान केंद्र के रूप में था। 2006 में सिंगापुर, चीन, भारत, जापान और कुछ अन्य देशों ने मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने की घोषणा की थी। यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट कर दिया गया था, जो अभी खंडहर के रूप में मौजूद है, तो उसको इन देशों ने मिलकर बेहतर तरीके से फिर से निर्मित करने की बात कही थी। और इसके लिए देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के जस्ट बगल में ही थोड़ी दूर पर एक नया विश्वविद्यालय बनाया गया है और जो है केंद्र सरकार के केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में वो स्थित है। इसके बाद फिर देखिए मध्यकाल में लाहौर, दिल्ली, रामपुर, जौनपुर, बीदर, अजमेर आदि प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। मुगल शिक्षा प्रणाली में जहाँ प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण केंद्र थे, वहाँ फतेहपुर सिकरी, आगरा, दिल्ली और अन्य स्थानों पर कॉलेज भी स्थापित किए गए थे। यानी कुछ स्थानों पर जो है प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल थे, शिक्षा के केंद्र थे, और कुछ स्थानों पर उच्च शिक्षा के केंद्र थे और इसके माध्यम से उस समय शिक्षा प्रदान की जाती थी। हिंदू दर्शन शास्त्र पर आधारित शिक्षा प्रणाली भी साथ साथ चलती रही थी। यानी मध्यकाल में जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली विकसित हुई उसके साथ साथ हिंदू रीति रिवाज, हिंदुओं की शिक्षा प्रणाली जो है वो भी साथ में चलती रही। अब देखिए उस काल के जो प्रमुख शिक्षण संस्थान थे उनको एक एक करके हम लोग देख लेते थे किस प्रकार से शिक्षण संस्थान उस समय हुआ करते थे। तो देखिए सबसे पहले जो उस समय के स्टूडेंट पढ़ा करते थे वो गुरुकुलों में पढ़ा करते थे। गुरुकुल क्या होता था कि एक शिक्षक का घर होता था और वो अपने घर में रहते थे और वहीं पर शिक्षा प्रदान करते थे। उनका घर कैसा होता था? आश्रम के रूप में होता था और वो वहीं पर रहते थे और वहीं पर स्टूडेंटों को पढ़ाया लिखाया करते थे। इसके बाद फिर देखिए परिषद हुआ करती थी। यहाँ पर देखिए छात्र उच्च शिक्षा के लिए रहते थे। वे मूल रूप से 3 ब्राह्मणों द्वारा संचालित किए जाते, यानी परिषद जो थी 3 ब्राह्मणों के द्वारा संचालित की जाती थी। वहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट आते थे। बाद में समय के अनुसार धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और यहाँ तक कि एक परिषद में अब 20 ब्राह्मण भी सम्मिलित होकर शिक्षा प्रदान करते थे। यहाँ पर दर्शन, धर्मशास्त्र और कानून की अच्छी शिक्षा दी जाती थी। यानी जब यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट आने लगे तब एक परिषद में 3 से बढ़ाकर 20-20 तक ब्राह्मण शिक्षक हुआ करते थे और वो लोग बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। इसके बाद फिर देखिए अगला था गोष्ठी या सम्मेलन। यह देखिए एक महान राजा द्वारा बुलाई गई एक राष्ट्रीय सभा थी जिसमें विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधियों को उनके विचारों को पूरा करने और आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यानी ये राजा के द्वारा बुलाई गई एक सभा होती थी जिसमें अनेक स्कूलों के जो प्रतिनिधि थे उनको बुलाया जाता था और उनके विचारों को सुना जाता था और फिर उनको आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। फिर देखिए अगला होता था आश्रम या धर्मोपदेश। ये ऐसे केंद्र थे जहां देश भर के विभिन्न स्थानों से विद्यार्थी प्रसिद्ध संतों के पास सीखने के लिए एकत्रित होते थे। इस प्रकार का देखिए जो है आश्रम प्रयाग में भारद्वाज ऋषि का जो आश्रम था वो बहुत ही फेमस था, प्रसिद्ध था। इसके बाद देखिए विद्यापीठ हुआ करती थी। यह महान आचार्यों द्वारा शुरू किए गए आध्यात्मिक पहलुओं के लिए एक शैक्षिक संस्थान होता था। शंकराचार्य के द्वारा भी देखिए अपने देश में श्रृंगेरी, कांची, द्वारका, पुरी और बद्री में ऐसे संस्थान शुरू किए गए थे जो काफ़ी प्रसिद्ध थे।
उसके बाद फिर देखिए घटिकाएं हुआ करती थी। यहाँ पर देखिए सुसंस्कृत विद्वान, शिक्षक और शिष्य सभी मिलते थे और विभिन्न विषयों पर चर्चा किया करते थे। इनमें टकराव की संभावना भी रहती थी, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विद्वान, शिक्षक, शिष्य सभी मिल रहे हैं, इसलिए कभी कभी आपस में इनमें वाद विवाद भी होता था, टकराव भी होता था। इसके बाद फिर देखिए अग्रहार हुआ करते थे। ये गांव में ब्राह्मणों या बड़े लोगों के रहने के स्थान थे जहां वे विद्या प्रदान करते थे। यानी अग्रहार देखिए एक ऐसा गांव होता था जो राजाओं के द्वारा बड़े बड़े ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, और ये ब्राह्मण फिर वहीं पे अपना आवास निवास बनाते थे, वहीं पे रहते थे और वहीं पर रहकर स्टूडेंट को शिक्षा प्रदान किया करते थे। इसके बाद देखिए मठ हुआ करती थी। ये देखिए मुख्य रूप से धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष निर्देशों के निवास और प्राप्त करने के लिए हुआ करते थे। यानी यहाँ पर धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष निर्देश प्रदान किए जाते थे और यहाँ पर लोग निवास भी करते थे। यानी यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, और खास करके मठों में कौन रहते थे, जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो लोग। ये मठ देखिए कुछ शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों से भी संबंधित थे और कुछ मंदिर संघों से भी जुड़े थे। यानी कुछ मठ जो है बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड थे और कुछ हिंदू धर्म से भी संबंधित थे, जिसमें शैव और वैष्णव दोनों प्रकार के थे, और कुछ जो मठ है मंदिरों के संघों से भी संबंधित थे। इसके बाद देखिए ब्रह्मपुरी हुआ करती थी। ब्रह्मपुरी जो है कस्बों और शहरों में या शिक्षा के उद्देश्य से किसी चयनित क्षेत्र में विद्वान ब्राह्मणों के रहने का स्थान होता था और यहाँ पर भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसके बाद देखिए विहार होते थे। यह एक बौद्ध मठ होता था जहाँ सभी बौद्ध उपदेश और दर्शन सिखाए जाते। यानी इस प्रकार से देखिए ये सब जो है प्राचीन काल के जो है महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र थे। अब देखिए उस समय के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों के बारे में भी एक एक करके देख लिया जाए, जिसमें देखिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कौन, तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसको देखिए पूरे विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा भी दी जाती है। यानी विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है पूरे विश्व में स्थापित पहला विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक, देखिए यह है कहाँ पर, तक्षशिला विश्वविद्यालय देखिए 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गांधार राज्य यानी वर्तमान पाकिस्तान पंजाब के रावलपिंडी शहर के पास स्थित। यानी वर्तमान पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है उसी में रावलपिंडी नामक एक शहर है, उसी के पास स्थित है। और इसको देखिए विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कहा जाता है। देखिए ये इस प्रकार अभी दिखाई पड़ता है पूरी तरह से खंडहर के रूप में, लेकिन उस समय ये बहुत ही विकसित था, बहुत ही प्रसिद्ध था। यहाँ पर देखिए विश्व भर से उच्च अध्ययन करने के लिए 10,500 से अधिक छात्र आते थे। यानी साक्ष्यों से पता चला है, प्रमाणों से पता चला है कि यहाँ पर दुनिया के दूर दूर से लोग आया करते थे और यहाँ पर शिक्षा प्रदान प्राप्त किया करते थे। देखिए यहाँ पर छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे वेद का, दर्शन का, व्याकरण का, आयुर्वेद का, कृषि का, शल्य चिकित्सा का, राजनीति शास्त्र का, धनुर्विद्या का, युद्ध शास्त्र का, खगोल विज्ञान का, वाणिज्य का, भविष्य विज्ञान का, संगीत, नृत्य इत्यादि विषयों की शिक्षा दी जाती। यानी यहाँ देखिए विविध प्रकार के विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जिस प्रकार की शिक्षा स्टूडेंट प्राप्त करना चाहते थे उस प्रकार की शिक्षा यहाँ प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर कुछ 68 जिज्ञासु विषयों जैसे गुप्त खजाने तथा गुप्त संदेशों का पता लगाना आदि भी सिखाया जाता था। कैसे कोई छुपा हुआ खजाना है उसको पता लगा लिया जाए, या कोई ऐसा संदेश है जो किसी को नहीं पता है, वो गुप्त रूप से छिपाया गया है, उसके बारे में भी यहाँ बताया जाता था, पढ़ाया जाता था। छात्रों का जो प्रवेश होता था वहाँ पर योग्यता के आधार पर होता था और 16 वर्ष के उपरांत उनकी बुनियादी शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात दिया जाता था। यानी जब कोई स्टूडेंट बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर लेता था तब यहाँ पर उसका प्रवेश होता था और उसकी उम्र 16 वर्ष से ज़्यादा हुआ करती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय से देखिए अपने देश के प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। पाणिनि ने प्राप्त की थी, चरक ने प्राप्त की थी, विष्णु शर्मा ने प्राप्त की थी तथा जीवक ने भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी और अपनी स्नातक की उपाधि यहीं से प्राप्त की थी। ठीक है, देखिए ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण था। अब देखिए दूसरा जो देखिए जो है विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार है, जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो देखिए वर्तमान बिहार राज्य के मगध क्षेत्र में स्थित है
और यह इस समय वहाँ के नालंदा जिले के पास स्थित है। यानी ये पहले क्या था कि बिहार के मगध क्षेत्र में था। बिहार को पहले मगध कहा जाता था और उसी के एक जिले में यह वर्तमान में खंडहर के रूप में स्थित है। ये देखिए, स्नातकोत्तर शिक्षा, उन्नत अध्ययन और अनुसंधान का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। यह देखिए, विश्वविद्यालय भी इस समय खंडहर के रूप में दिखाई देता है और ये जो है एक महान विश्वविद्यालय उस समय हुआ करता था और बहुत काफी प्रसिद्ध था। देखिए, कई अन्य व्यक्तिगत विहार, कॉलेज तथा निवास स्थान इस केंद्रीय संस्थान के अंतर्गत कार्य करते थे। यानी यहाँ पर विहार भी हुआ करते थे जिसमें बौद्ध भिक्षु और शिष्य रहा करते थे। यहाँ कॉलेज भी थे और निवास स्थान भी हुआ करते थे जहाँ पर स्टूडेंट लोग रहते थे और अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। इसको देखिए, राजा कुमार गुप्त के शासनकाल में 415 से 455 ईस्वी के दौरान प्रशिक्षण के लिए निर्मित कराया गया था। राजा बुद्धगुप्त, जटगाथा गुप्त, बालादित्य ने इमारतों में परिवर्धन किया और इसका विस्तार किया। नालंदा जो है महायान बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था और उससे संबंधित शिक्षा यहाँ प्रदान की जाती थी। के बाद फिर देखिए, राजा बालादित्य ने एक तीर्थ कक्ष एवं उसके पुत्र विज ने 5वां तथा राजा हर्ष शिलादित्य ने 6ठे मठ का निर्माण यहाँ पर करवाया था और विश्वविद्यालय की इमारतों को ऊंची दीवारों से घिरवा दिया था। यहाँ पर देखिए, एक प्रतिभाशाली चीनी विद्वान जिसको हेनसांग के नाम से जाना जाता है, वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसने अपनी यहाँ पर पढ़ाई पूरी की और 5 साल तक वह यहाँ पर एक स्टूडेंट के रूप में रहा था। उसके बाद फिर देखिए, इत्सी नामक एक चीनी भिक्षु भी नालंदा में अध्ययन के लिए भारत आया और उसने इसका वर्णन अपनी यात्राओं में भी किया है। उसके बाद देखिए, कुछ लोगों का कहना है, इतिहासकारों का, कि तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ भी अपने कार्यों में यहाँ का विवरण देता है। साक्ष्यों से देखिए पता चला है कि यहाँ स्थायी रूप से 8500 छात्र तथा 1510 शिक्षक रहा करते थे। यानी दोनों मिलाकर देखेंगे तो लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट और टीचर यहाँ पर रहते थे। नालंदा जो है अपने विचार विमर्श के लिए, स्कूलों के लिए भी प्रसिद्ध था। नालंदा में नामांकन के लिए यानी रजिस्ट्रेशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोरिया से, मंगोलिया से, जापान से, चीन से, तुखारा से, तिब्बत से और श्रीलंका यानी सिलोन जैसे देशों से बड़े संख्या में विदेशी छात्र आया करते थे और यहाँ शिक्षा प्राप्त किया करते थे। उस समय जब नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, जब ह्वेनसांग आया था, तो उस समय यहाँ के कुलपति जो थे शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय अपनी मुहर के लिए भी प्रसिद्ध था, जिस पर शिलालेख लिखा हुआ था, श्री नालंदा महाविद्या आर्य भिक्षु संघर्ष। यानी इस प्रकार की मुहर वहाँ पर लिखी हुई थी जो यह बताती है कि यह महाविहार जो है आर्य भिक्षुओं के लिए शिक्षा का स्थान है। यहाँ पर एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी थी जो 3 भवनों में स्थित थी। इसमें एक भवन 9 मंजिला था जिसका नाम रत्न सागर था। यानी यहाँ की जो पुस्तकालय था वो बहुत ही विस्तृत था। यह 3 भागों में 3 भवनों के रूप में था और इसमें एक जो भवन था वो 9 मंजिला था जिसको रत्न सागर के नाम से जाना जाता था और ये महत्वपूर्ण पुस्तकों का, ग्रंथों का संग्रह हुआ करता था। मौखरी वंश के राजा के एक शिलालेख के अनुसार नालंदा विहार जहाँ छात्र और शिक्षक निवास करते थे, गगनचुंबी इमारत को अम्बुधराव लेही के नाम से भी बुलाया गया है। इसके अलावा देखिए, नालंदा ने पत्थर और कांस्य में छवियों का निर्माण करवाया जिसमें महान आचार्यों धीमान और बिटपाला ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में जो प्रवेश परीक्षा थी, मौखिक परीक्षा द्वार पंडित के द्वारा आयोजित की जाती थी और फिर वहाँ पर स्टूडेंट का एडमिशन लिया जाता था। बाद में देखिए, जब अपने देश में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी के शासन के, उस समय जब अपने देश में कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी ने अपने देश के क्षेत्रों को लूटना शुरू किया, तो उसी क्रम में इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जला के नष्ट कर दिया था। यानी वो इससे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट था, नाराज था और वो ये नहीं चाहता था कि भारतीय लोग इतने बेहतर तरीके से पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, तो जिसकी वजह से उसने एशिया में इसको जला दिया था। अब देखिए, अगला जो विश्वविद्यालय है वो वल्लभी विश्वविद्यालय है।
ये जितने भी विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अपने देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय उस समय हुआ करते थे। तो देखिए, ये वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वर्तमान गुजरात राज्य में वल्लभी नामक प्रांत में स्थित था। इसको देखिए मैत्रक राजाओं के द्वारा निर्मित करवाया गया था और शुरुआत में यह एक मठ के रूप में निर्मित कराया गया था। देखिए, ये विश्वविद्यालय भी देखिए इस समय एक खंडहर के रूप में इस प्रकार दिखाई पड़ता है। यह विश्वविद्यालय देखिए हीनयान बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर हीनयानी बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे नालंदा में महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी, यहाँ पर हीनयान की शिक्षा। वल्लभी में देखिए 100 तीर्थ स्थल तथा 6000 निवासी भिक्षु अध्ययन किया करते थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखिए यहाँ विश्वविद्यालय की मान्यता इसको प्राप्त थी और यहाँ स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया करते थे। इत सिंह ने अपने अभिलेखों में बताया है कि कई विदेशी छात्र यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। फिर देखिए अगला जो विश्वविद्यालय है, ये देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय भी देखिए वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है, भागलपुर जिले में। इसका देखिए ये इस प्रकार से जो है भग्नावशेष या खंडहर के रूप में दिखता है। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय मगध के उत्तर में गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि राजा धर्मपाल के संरक्षण में कामपाल नामक एक भिक्षु ने इसकी स्थापना की थी। यानी जब यह स्थापित किया गया था उस समय वहां पर राजा धर्मपाल का यानी पाल वंश के शासक का शासन था, जिसने इस विश्वविद्यालय को निर्मित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए इस प्रकार से ये विश्वविद्यालय अभी खंडहर के रूप में दिखता है और यहाँ पर लोग टूर के रूप में घूमने फिरने के लिए जाते हैं। विश्वविद्यालय के केंद्र में विद्यागृह जो है मुख्य व्याख्यान कक्ष हुआ करता था। यहीं पर गुरुओं के द्वारा स्टूडेंट को लेक्चर दिया जाता था, पढ़ाया लिखाया जाता था। इस कक्ष में देखिए 6 प्रवेश द्वार थे। प्रत्येक प्रवेश द्वार के नजदीक निवासी भिक्षुओं के लिए एक मठ हुआ करता था। नालंदा की भांति अभी प्रसिद्ध था। इसे नालंदा की एक बहन संस्था के रूप में कहा जाता था। नालंदा की तरह देखिए यहाँ की भी जो दीवारें थी वो उच्च हुआ करती थी, यानी यह उच्च दीवारों से घिरा हुआ रहता था। अध्ययन के विषय नालंदा के समान थे। बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप यहाँ सर्वप्रिय विषय हुआ करता था। विक्रमशिला के महत्वपूर्ण विद्वानों में देखिए दीपांकर श्री ज्ञान जो है बहुत प्रसिद्ध थे। इन्हें अतीश के नाम से भी जाना जाता है। ये यहीं पर पढ़े थे। इसे भी देखिए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया था, यानी मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा इसको भी नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद देखिए अगला विश्वविद्यालय जो है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना देखिए उड़ीसा प्रांत में हुई थी और कलिंग साम्राज्य के दौरान इसको स्थापित किया गया था। और देखिए इसकी जो है स्थापना 3वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन यह जो बहुत ज़्यादा फेमस जब हुआ था 9वीं शताब्दी तक चला था, यानी यह लगभग 500-600 शताब्दी तक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। वेन सांग ने भी इस विश्वविद्यालय का देखिए परिभ्रमण किया है। इस विश्वविद्यालय के परिसर का विस्तार 3 समीपवर्ती पहाड़ियों ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी तक हुआ था। हाल ही में मिली अशोक की कुछ छवियों के अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वयं सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। यानी कुछ जो साक्ष्य मिले हैं, कुछ प्रमाण मिले हैं, उनसे ये पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सम्राट अशोक के द्वारा कराई गई थी। फिर देखिए अगला जो विश्वविद्यालय है वो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है। ओदंतपुरी भारत का दूसरा प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना देखिए पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा नालंदा से 6 मील की दूरी पर मगहरा नामक स्थान पर की गई थी। यानी यह भी जो है वर्तमान बिहार राज्य में पहले था। तिब्बती अभिलेखों के अनुसार ओदंतपुरी में लगभग 12,000 छात्र पढ़ा करते थे। विक्रमशिला के आचार्य श्री गंगा भी यहाँ के छात्र रहा करते थे पहले। इसके बाद फिर देखिए अगला विश्वविद्यालय है सोमपुरा विश्वविद्यालय। एक अनुमान के अनुसार देखिए राजा देवपाल ने सोमपुर बिहार बनवाया था और इसकी इमारतें ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। ठीक है। मुस्लिम आक्रमण के पहले यह विश्वविद्यालय लगभग 750 वर्षों तक विकसित हुआ। यानी इन विश्वविद्यालयों को नष्ट किसके द्वारा किया गया था? मुस्लिम आक्रमणकारियों को। इसके पहले ये विश्वविद्यालय बहुत ही विकसित थे। इसके बाद फिर देखिए जगदला विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय देखिए पाल राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था, जिसके संस्थापक राजा रामपाल थे। यह लगभग देखिए 100 वर्षों तक तांत्रिक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और
इसे 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। यानी उड़ीसा, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जितने भी प्रसिद्ध महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उसको मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद फिर देखिए अगला महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था कांचीपुरम। ये दक्षिण भारत में है। देखिए पल्लवों के काल में कांचीपुरम जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। घटिक स्थानम यानी सीखने की जगह नाम से यह बहुत ज़्यादा विकसित था, विख्यात था। पहली से 5वीं शताब्दी के बीच इस शहर का विकास जैन और बौद्ध धर्मों के उन्नत शिक्षा के केंद्र के रूप में हुआ था। उसके बाद फिर देखिए नागार्जुन कोंडा था। यह भी दक्षिण भारत का बहुत प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान था। इसका नाम देखिए प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के नाम के आधार पर रखा गया था और इन्होंने इस क्षेत्र में अपना उपदेश दिया था। यह बौद्ध शिक्षा के समृद्ध केंद्रों में से एक था। उसके बाद फिर देखिए मुंशीगंज बिहार था। इसकी खोज देखिए बंगाल में की गई है। इसके अनुसार इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी। यहाँ 8000 छात्र रहते थे जो चीन, तिब्बत और थाईलैंड जैसे दूरवर्ती क्षेत्रों से अध्ययन के लिए आते थे। फिर देखिए उसी प्रकार से एक और विश्वविद्यालय था मिथिला। यह देखिए ये भी बिहार में है। उपनिषद युग में मिथिला देखिए ब्राह्मणवादी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। इसे विदेह के नाम से जाना जाता था। इसकी गौरवपूर्ण यात्रा देखिए राजा जनक से बौद्ध काल तक बनी रही। बाद में इस स्थान पर भगवान कृष्ण के भक्त भी पैदा हुए थे। इसके अलावा देखिए इस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रसिद्ध कवि विद्यापति और संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि जयदेव जो है यहीं जन्मे थे और उन्होंने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक साहित्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त वैज्ञानिक विषयों को भी यहाँ पढ़ाया जाता था। यह विश्वविद्यालय देखिए सम्राट अकबर के समय तक शिक्षा और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पनपता रहा। उसके बाद फिर देखिए नदिया है। नदिया देखिए वर्तमान बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक जिला है और यहीं पर यह विश्वविद्यालय था। ये देखिए गंगा और जलंगी नदियों के संगम पर स्थित है। इससे पहले नवद्वीप के नाम से जाना जाता था। नदिया विश्वविद्यालय में देखिए 3 केंद्र थे, नवद्वीप, शांतिपुर और गोपालपुर। यहाँ पर देखिए जयदेव द्वारा गीत गोविंद के गीतों को दोहराया गया था। तर्क की एक पाठशाला रघुनाथ शिरोमणि यहाँ पर अस्तित्व में थी। चर्चाओं में दक्षता और अधिगम को इस विश्वविद्यालय के शिक्षक की एक आवश्यक योग्यता माना जाता था। उसके बाद फिर देखिए उज्जैन जो है प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था। ये कहाँ पर है? वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में। यह संस्थान देखिए गणित और खगोल विज्ञान सहित अपनी धर्मनिरपेक्षता के लिए काफी प्रसिद्ध था उस समय। इसके बाद फिर देखिए सालोटगी था। सालोटगी देखिए वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित था और यह भी एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था दक्षिण भारत में। इसके छात्रों के लिए देखिए छात्रावास जो होते थे वो 27 थे और ये विभिन्न प्रांतों से पढ़ने के लिए छात्र यहाँ पर आया करते थे। इस महाविद्यालय का वित्तीय महापोषण वर्ष 1945 ईस्वी में श्री नारायण जो राजा कृष्ण तृतीय के मंत्री थे उनके द्वारा घरों, भूमि और विवाह आदि पर कर के माध्यम से संपन्न किया गया था। यानी घरों पर, भूमि पर और विवाह पर जो कर प्राप्त होता था उसी कर के पैसे से इस महाविद्यालय का निर्माण कराया गया था। इसके बाद देखिए इन्नईराम है। ये भी दक्षिण भारत में स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर 340 छात्रों को निःशुल्क निवास तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। दक्षिण भारत में अधिगम के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र देखिए श्रृंगेरी और कांची भी थे। ठीक है, अब ये था हमारा प्राचीन काल का, वैदिक और बौद्ध काल का। अब देखिए मुगल काल के दौरान शिक्षा के बारे में देख लेना है हम लोग को कि किस प्रकार से मुगल काल में शिक्षा अपने देश में विकसित थी। तो देखिए मुगल काल में एक ओर उदारवाद और कैथोलिकता की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां और दूसरी ओर कठोर विशिष्टता भी देखी गई थी। यानी मुगल काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो हमारे देश की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से पूरी तरह से अलग थी। यहाँ पर कठोरता भी देखी गई है और यहाँ पर धार्मिक कट्टरवाद भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। देखिए उदाहरण के तौर पर मुगल शाही परिवार में गुलबदन बेगम, सलीमा सुल्ताना, नूरजहां, जहां आरा बेगम और दारा शिकोह जैसे महान विद्वान थे। बाबर ने भी स्कूलों और कॉलेजों के निर्माण को प्रोत्साहित किया था। हुमायूं हमेशा अपने साथ एक कामेच्छा रखता था। अकबर ने स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली शुरू की थी। अकबर के द्वारा देखिए
फतेहपुर सीकरी, आगरा और अन्य स्थानों पर कॉलेज का निर्माण कराया गया था। अबुल फजल ने उल्लेख किया कि अकबर के काल में हिंदुस्तान अपने मदरसों के लिए प्रसिद्ध था। अकबर को शैक्षिक नियमों, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम आदि के एक कोड को संकलित करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, अकबर के काल में सभी छात्रों को नैतिकता, अंकगणित, कृषि, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, घरेलू विषय, चिकित्सा, तर्क, धार्मिक मामलों और इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक था। मुस्लिम शैक्षणिक संस्थान उलेमा के द्वारा चलाए जाते थे। अकबर ने देखिए लड़कियों, महिलाओं की शिक्षा को भी महत्ता दी थी। जहांगीर के द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार अमीर व्यक्ति या यात्री की बिना किसी उत्तराधिकारी के मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति राज संपत्ति में हस्तांतरित हो जाएगी और इसका उपयोग मदरसों के निर्माण और सुधार कार्यों के लिए किया जाएगा। यानी जहांगीर के शासनकाल में यह नियम बनाया गया था कि अगर कोई अमीर व्यक्ति मर जाता है या फिर कोई यात्री जो है बिना उत्तराधिकारी के यहाँ पे मर जाएगा तो उसकी सारी संपत्ति लेकर और उसका मदरसों के निर्माण कार्य में उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, शाहजहां ने शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विद्वानों को पुरस्कार दिया था, छात्रवृत्ति दी थी और दिल्ली में एक कॉलेज की भी स्थापना की थी। निचले स्तर पर देखिए, गांव पाठशालाएं, प्राथमिक विद्यालय बनवाई गई। हिंदू पाठशालाओं की तरह मुसलमानों के लिए भी मदरसे हुआ करते थे। उच्च शिक्षा के लिए टोल और मदरसे थे, जिन्हें आमतौर पर शासकों, जमींदारों और धनी व्यक्तियों के द्वारा संरक्षण दिया जाता। तो इस प्रकार से देखिए मुस्लिम काल में शिक्षा व्यवस्था। अब देखिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्रमागत विकास, किस प्रकार से वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसे डेवलप हुई और इस प्रकार की आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो क्रमागत विकास हुआ था वो अपने देश में जो है ब्रिटिशों के आने के बाद हुआ था। यानी ब्रिटिश लोग जब अपने देश में आना शुरू किए, यूरोपीय लोग आना शुरू किए, तब जाके अपने देश में जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास होना शुरू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्रमागत विकास, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जो प्रारंभ है वो ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ था। भारत में आधुनिक शिक्षा के 3 मूल अभिकर्ता थे। अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट, यानी किनके द्वारा अपने देश में ये आधुनिक शिक्षा व्यवस्था थी वो शुरू की गई और इसको कैसे धीरे धीरे विकसित किया गया। तो देखिए, सबसे ज़्यादा योगदान ब्रिटिश शासन का था। उसके बाद जो अपने देश में विभिन्न प्रकार की ईसाई मिशनरियाँ आई उनका योगदान था और उसके अलावा कुछ भारतीय बुद्धिजीवी और सुधारकों का भी योगदान था। यानी अपने देश के ही कुछ जो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे और जो समाज सुधारक थे, उन लोगों ने भी अपने देश की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के विकास में योगदान दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी आरंभ में कुछ शिक्षित भारतीयों को चाहती थी जो भारत के प्रशासन के कार्य में उनकी सहायता कर सके। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी वो चाहती थी कि कुछ भारतीय पढ़े लिखे हों और वो उनको उनके कार्यों में योगदान दें, तो जिसके लिए उन्होंने अपने देश में शिक्षा व्यवस्था को शुरू किया था। इसके अलावा देखिए, जो अंग्रेज थे वो स्थानीय रीति रिवाजों और विधि विधान को अधिक अच्छे ढंग से समझना चाहते थे। इसके लिए भी वो भारतीयों को अपने साथ रखना चाहते थे और उनको अपनी भाषा सिखाते, जिसके वजह से वो इनके बारे में अच्छे तरीके से जान पाएं। भारत की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था देखिए ब्रिटिश व्यवस्था से जुड़ी हुई है। हमें इसका क्रमिक विकास समझने की आवश्यकता है। यानी हमारे देश की जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, अभी मैंने क्या बताया कि पूरी तरह से ब्रिटिशों के द्वारा विकसित की गई है, तो इसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ब्रिटिशों ने अपने देश में शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे शुरू किया था और धीरे धीरे विकास किया था। इस क्रम में देखिए, साक्ष्यों के अनुसार पता चलता है कि सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून की शिक्षा के लिए 1780-81 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। यानी मुस्लिमों के कानून के बारे में, उनके तौर तरीकों के बारे में जानने के लिए उस समय जो वॉरेन हेस्टिंग था, गवर्नर था बंगाल का, तो उसके द्वारा देखिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। उसके बाद फिर देखिए 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा हिंदू दर्शन और कानून व्यवस्था के अध्ययन के लिए वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज शुरू किया गया था। यानी यह
हिंदुओं के बारे में भी जानना चाहता था, मुसलमानों के बारे में भी जानना चाहता था। इनके तौर तरीकों, रीति रिवाज, इनके हर चीज़ों के बारे में अध्ययन करना चाह रहे थे लोग। इसीलिए देखिए इन्होंने ये संस्थान स्थापित करवाए थे। एक मुसलमानों के लिए कलकत्ता में करवाया गया, और देखिए वाराणसी जो है हिंदुओं का प्रसिद्ध केंद्र था, इसलिए यहाँ पर संस्कृत के लिए कॉलेज खोला गया। इसके बाद फिर देखिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं, साहित्य और संस्कृति के बारे में शिक्षित करना, ताकि वे भारत में बेहतर शासन और प्रशासन कर सके। यानी जो ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, उनको अच्छे तरीके से शासन प्रशासन चलाने के लिए भारतीयों की भाषा को समझना, भारतीयों के रीति रिवाजों को समझना, यहाँ की संस्कृति को समझना, साहित्य को समझना, और जिससे उसको बेहतर तरीके से उपयोग करके अपने शासन में प्रयोग करना। इसके बाद फिर देखिए इनके द्वारा 1813 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट लाया गया था, और इस चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षण व्यवस्था को सरकार का मुख्य उद्देश्य बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास के रूप में माना जाता है। इसके बाद फिर देखिए अपने देश में 1817 ईस्वी में कलकत्ता में एक पुराना कॉलेज, जिसको प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से स्थापित किया गया था। यही कॉलेज देखिए बाद में 2010 में एक विश्वविद्यालय के रूप में परिणत किया गया, और जिसे प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर देखिए सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो अभी भी संचालन में है, श्रीरामपुर कॉलेज की सीनेट है। यानी यह उस समय अंग्रेजों के काल में स्थापित हुआ था और अभी तक चलन में है। यह भी देखिए पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, और इसकी स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी। इस कॉलेज का देखिए वर्ष 1829 ईस्वी में विश्वविद्यालय के रूप में श्रेणीकरण किया गया, और फिर बाद में यह विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित। इसके बाद फिर देखिए पूना में एक संस्कृत कॉलेज 1821 ईस्वी में बनाया गया था। इसके बाद देखिए उच्च शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को 1823 के माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन मिनट से भी जोड़ा जा सकता है। इसमें देखिए अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान विषयों को पढ़ाने के लिए स्कूलों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया। यानी जो माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन थे, उन्होंने एक मिनट्स जारी किया, और इस मिनट्स में कहा गया कि अंग्रेजों और भारतीय लोगों को जो है विज्ञान विषयों को पढ़ाने के लिए स्कूलों की स्थापना की जाए। एल्फिंस्टन जो थे मुंबई के गवर्नर थे, और उन्होंने कई शिक्षण संस्थान वहां पर आरंभ किए थे। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने जन शिक्षा के प्रसार के लिए 1824 ईस्वी में मुंबई में बम्बई नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। उसके बाद फिर देखिए 1834 ईस्वी में एल्फिंस्टन संस्थान को उच्च शिक्षा के लिए एक नए घटनाक्रम के रूप में मुंबई में स्थापित किया गया, और यह मुंबई विश्वविद्यालय का सबसे पुराना कॉलेज अभी है। यानी ये देखिए बहुत पुराना है, और यह अभी मुंबई विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है। इसके बाद फिर देखिए सरकार के कानून मंत्री विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले ने अपनी 1835 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का अनुमोदन किया जो कि धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित हो, और यह सदियों पुराने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो तथा पश्चिमी दुनिया की शिक्षा पद्धति के समान हो। इस रिपोर्ट के आधार पर देखिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम ने वर्ष 1837 ईस्वी में अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया, जिसके अनुसार अब सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्य बन गई। इस पहल को मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर निर्देशित किया गया। यानी जब लॉर्ड मैकाले को भारत बुलाया गया, तो उसने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की, और उस योजना में उसने ब्रिटिश सरकार को बताया कि यहाँ पर जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए प्राथमिक और माध्यमिक में, वो अंग्रेजी होनी चाहिए। और उसने कहा कि अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों को ही हमारे ब्रिटिश के जो कामों में लगाया जाए, यानी हमारे यहाँ नौकरी में उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जो अंग्रेजी पढ़ना जानता होंगे। और इसका उद्देश्य था कि ये ऐसे लोगों को भर्ती करना चाहता था जो रंग रूप से भारतीय हों, लेकिन बुद्धि, दिमाग और तौर तरीकों से पूरी तरह से अंग्रेज हों। तो इसका यही उद्देश्य था, यही लक्ष्य था। इसी लक्ष्य के लिए देखिए 1837 ईस्वी में जो है अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया, और अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। 1835 में ही देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के अधीन भारत में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में पेश करने का निर्णय लिया गया था। इसी में देखिए जो लॉर्ड मैकाले था, उसने फिल्ट्रेशन थ्योरी भी लागू की थी,
और उसमें उसने बताया था कि केवल शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों को दी जाएगी और उन्हीं लोगों से छन छन की शिक्षा निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचेगी। हमें सबको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम लोग को किसको पढ़ाना है? केवल उच्च वर्ग के लोगों को पढ़ाना है। सभी लोगों को पढ़ाने से हमारे पास संसाधन की कमी हो जाएगी, तो हमारे पास उतने पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। हम व्यापारी हैं, हम व्यापार करने आए हैं, तो हम लोगों को केवल कुछ लोगों को पढ़ाना है और उनको हमको अपने यहाँ नौकरी पर रखना है। उसकी देखिए जो नीति थी घुसपैठ सिद्धांत भी के नाम से जानी जाती है। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य भारतीयों का एक ऐसा वर्ग बनाना था जो रंग और रक्त में भारतीय हो लेकिन स्वाद और संबद्धता में अंग्रेजी हो। अभी मैंने बताया कि जो रंग और रूप से भारतीय हो लेकिन बुद्धि दिमाग से पूरी तरह से अंग्रेज हो। इसके बाद फिर देखिए 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। फिर उसके बाद देखिए 1854 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड के द्वारा वुड डिस्पैच जारी किया गया, जिसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में इसको कहा जाता है। यानी यह भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप से प्रसिद्ध है। सर चार्ल्स वुड ने देखिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और महिलाओं को शिक्षा पर जोर देने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, उच्च शिक्षा जैसे कि विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए आदि बातें अपने इस डिस्पैच में घोषणा पत्र में कही थी। इस देखिए वुड के डिस्पैच से भारतीयों को प्रारंभिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अधिकार प्रदान किए गए। इससे उनको व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन और कन्याओं की शिक्षा के भी अधिकार मिल गए। यानी यहाँ पर अब भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाने लगी, लड़कियों को भी शिक्षा दी जाने लगी। विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल देने के लिए कहा गया। उसने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अनुदान की अनुशंसा की ब्रिटिश सरकार से। इस दस्तावेज को देखिए जन शिक्षा यानी मास एजुकेशन की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। यानी इसके द्वारा अपने देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई। कुल मिलाकर देखिए शिक्षा को 4 स्तरों में विभाजित करना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था। पहला क्या था कि इसने गांव में प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात कही, इसको निचला स्तर कहा गया। इसके बाद इसने देखिए एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल खोलने की बात कही, जिला स्तर पर संबंध महाविद्यालय की बात कही। इसके अलावा जो प्रेसिडेंसी नगर थे वहाँ संबंध विश्वविद्यालय जैसे कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के शुरुआत करने की बात कही गई। और इसी के आधार पर देखिए 1857 ईस्वी में अपने देश में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें देखिए सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय जनवरी 1857 ईस्वी में बनाया गया। उसके बाद बम्बई विश्वविद्यालय जुलाई 1857 में। फिर उसके बाद देखिए मद्रास विश्वविद्यालय सितंबर 1857 में। और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद पंजाब विश्वविद्यालय 1882 ईस्वी में। फिर इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसके बाद देखिए धीरे धीरे इनके द्वारा अपने देश में शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने शुरू हो गए। यह जो वुड का डिस्पैच था इसके प्रभाव में आने के बाद अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जिसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। यानी जब वुड का डिस्पैच लागू किया जाने लगा तब ये धारणा खत्म कर दी गई कि केवल उच्च वर्ग के भारतीयों को, केवल अमीरों को ही पढ़ाया जाएगा। अब क्या हो गया, अब सभी लोगों को पढ़ाया लिखाया जाना शुरू कर दिया गया। इसके बाद फिर देखिए 1882 ईस्वी में हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के पृथकीकरण पर बल दिया और इस आयोग ने सरकार को महिला शिक्षा पर भी बल देने के लिए कहा। यानी फिर अंग्रेजों के द्वारा कुछ समय के बाद 1882-83 में एक आयोग गठित किया गया और इस आयोग ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को अलग कर दिया जाए और महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इसके बाद फिर देखिए लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए थॉमस राली की अध्यक्षता में 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की और इसकी अनुशंसा के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया और इसके द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों को और सुदृढ़ किया गया। भारत में विश्वविद्यालयों की जो स्थिति थी उसको बेहतर बनाया गया और इसी के तहत देखिए अपने देश में उस समय जो है आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, यह देखिए 1905 ईस्वी में पूसा नामक स्थान पर स्थित किया गया। इसकी स्थापना में देखिए एक अमेरिका के
व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी फ्रिप्स। इनके द्वारा 30,000 पाउंड उधार मिला था, दान मिला था, और जिसके उपयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद देखिए वर्ष 1905 में जब बंगाल विभाजन के दौरान राष्ट्रवादी नेताओं का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। और उसके बाद देखिए कई और संस्थान आरंभ किए गए, जिनमें से एक स्वतंत्रता के बाद जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था। यानी उस समय कई संस्थान बनाए गए थे, उन्हीं में से एक संस्थान जो है इस समय पश्चिम बंगाल में स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय या जादवपुर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के साथ साथ भारतीय परंपराओं एवं संस्कृति के ज्ञान के प्रचार के लिए शांति निकेतन नामक एक शिक्षा केंद्र की स्थापना 1921 में की गई थी, जो वर्तमान पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। इसके बाद फिर देखिए 1910 ईस्वी में श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अनुशंसा की कि विद्यालयों को विश्वविद्यालयों के प्रबंधन से मुक्त किया जाए और इसका प्रबंध सरकार द्वारा किया जाए। यानी इन्होंने कहा कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अलग कर दिया जाए और विद्यालयों का प्रबंधन जो है सरकारों के द्वारा किया जाए, न कि विश्वविद्यालयों के द्वारा। इसके बाद फिर देखिए 1913 ईस्वी में सरकार की शिक्षा नीति में अनुशंसा की गई कि प्रत्येक प्रांत के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना। यानी 1913 में कहा गया कि अब जितने भी प्रांत हैं भारत में, हर प्रांत में एक विश्वविद्यालय बना दिया जाए। इसके बाद फिर देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 ईस्वी को की गई। उसके बाद फिर देखिए SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई में बनाया गया 5 जुलाई 1916 ईस्वी में। इसको देखिए जो है DD कर्वे के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद फिर देखिए मैसूर विश्वविद्यालय 27 जुलाई 1916 को बना। यानी अपने देश में 1916 में ही 3 विश्वविद्यालयों का स्थापना हुआ, जिसमें BHU का और SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी का और मैसूर विश्वविद्यालय का, बस इनमें केवल महीने का फर्क था। इसके बाद फिर देखिए 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति और संभावनाओं के बारे में जांच के लिए शैडलर आयोग नियुक्त किया, जिसकी अनुशंसाओं पर राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन हुआ। यानी 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए शैडलर कमीशन नियुक्त किया गया और इसने अपनी अनुशंसाओं के आधार पर राष्ट्रव्यापी प्रभाव। इसके बाद देखिए 1918 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय स्थापित किया, जिसमें उच्च शिक्षा का माध्यम उर्दू रखा गया था। इसके बाद फिर देखिए 1920 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1913 से 1921 ईस्वी में देखिए 6 आवास और शिक्षण समन्वित विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई, जिसमें देखिए 1922 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय बना, नागपुर विश्वविद्यालय 1923 में बना, आंध्र विश्वविद्यालय देखिए 1926 में बना, आगरा विश्वविद्यालय 1927 में बना। इसके बाद देखिए अन्नामलाई यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद केरल विश्वविद्यालय बना। 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका नाम बाद में परिवर्तित होकर भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के रूप में हो गया। इस संस्था के अंतर्गत देखिए सभी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाने लगा था। यानी इस संस्थान को बनाने के बाद जो भारत के जितने भी विश्वविद्यालय थे उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाया गया। यह संस्था देखिए अब भी मौजूद है और यह काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसके बाद फिर देखिए हार्टोंग समिति के द्वारा 1929 ईस्वी में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर में सुधार लाने पर बल दिया गया। फिर से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE की स्थापना की अनुशंसा की गई, जो वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित किया गया था और तब से अस्तित्व में है। इसके बाद फिर देखिए अपने देश में तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में देखिए सप्रू समिति 1934 ईस्वी में गठित की गई। इसमें संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बेरोजगारी के कारणों की जांच करने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। उसके बाद फिर देखिए अबोट वुड रिपोर्ट जो है 1937 ईस्वी में आई। इसमें यह अनुशंसा की गई कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए एक नए प्रकार के तकनीकी संस्थान पॉलिटेक्निक और व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय आरंभ किए गए।
यानी अबोट वुड रिपोर्ट जब 1937 में आई थी, उसके बाद ही अपने देश में पॉलिटेक्निक नामक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाने लगी। इसके बाद फिर देखिए वर्धा शिक्षा योजना आई थी, जो 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी की पहल के रूप में शुरू की गई थी। इसे देखिए नई तालीम या मूल शिक्षा और बुनियादी तालीम के रूप में भी जाना जाता है। इसको देखिए गुजरात के वर्धा नामक स्थान में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका गांधी जी के द्वारा निभाई गई थी। इस योजना को देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में स्थापित समिति के रूप में एक निश्चित आकार दिया गया, यानी बाद में इस योजना को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और फिर इसमें इसको बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाने का प्रयास किया गया। इसके बाद फिर देखिए 1944 ईस्वी में सार्जेंट रिपोर्ट आई, जिसको शिक्षा के भारतीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसको देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में शैक्षिक योजना का विकास भी कहा जाता है, क्योंकि यह रिपोर्ट उस समय आई थी जब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने वाला था। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के भारत की शैक्षिक योजना के बारे में अंग्रेजों ने फिर से कुछ प्रयास करना शुरू किया। इसने देखिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के गठन का अनुमोदन किया, जिसका गठन वर्ष 1945 ईस्वी में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय के काम की देखरेख के लिए किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए उच्च शिक्षा में स्नातक शिक्षा को 3 वर्ष का होना चाहिए, यानी इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो स्नातक शिक्षा है वो 3 वर्ष की होनी चाहिए। स्नातकोत्तर शिक्षा पर और अधिक बल देना, इसमें अनुमोदन किया गया। इसके बाद फिर देखिए 1947 ईस्वी में इस समिति को तत्कालीन विश्वविद्यालयों की देखरेख का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया, यानी जब अंग्रेजों को यहाँ से जाना था, वो लोग जाने के लिए तैयार हुए, तो इसी समिति को उस समय के जितने भी विश्वविद्यालय थे उसकी देखरेख का जिम्मा सौंप दिया गया। इसमें अनुमोदन यह था कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति को ब्रिटेन के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल पर पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से नियुक्त किया जाए। इसमें देखिए प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा पर बल, शिक्षक प्रशिक्षण तथा अन्य सुझाव पर बात करने की जो है अधिकार दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए मैंने एक एक क्रम वाइज आप लोगों को ये सारी चीज़ों को अध्ययन कराया है। इसमें देखिए आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये कौन कौन से संस्थान कब स्थापित किए गए, या कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी समितियां कब कब गठित की गई, इनका हायरार्किकल जो है कालक्रम पूछा जाता है। तो आपको क्रोनोलॉजी के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अगर आप इन सबको अच्छे तरीके से देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो इनकी क्रोनोलॉजी को आप समझा सकेंगे, आंसर में जो है राइट टिक कर सकेंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए मैंने देखिए इनको पॉइंट वाइज एक एक करके सीरियल वाइज आपके इस क्लास में सम्मिलित किया है। और खास कर से देखिए जो अपने देश की उस समय की कुछ विश्वविद्यालय थी, यूनिवर्सिटियां थी, उनके क्रम के बारे में भी पूछा जाता है। तो आप लोग इन सबको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और फिर अपना नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद जब ये यूनिट खत्म हो जाएगा तो मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन भी करा दूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए, और मैंने आप लोगों को इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में भी आई। बहुत दिनों के बाद हम लोग उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा कुछ दिनों तक ऑड लगेगा, लेकिन जैसे ही क्लासेस रनिंग हो जाएंगी तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं। और आप लोग का नेट का एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो भी आ चुका है, तो उसमें अभी देखिए एग्ज़ाम में लगभग 2 महीने का समय है। तो एक बार आप लोग फिर से फर्स्ट पेपर को रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।